हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं एनआईओएस बुक की समरी और इसमें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं 501 ब्लॉक 2 की 6 यूनिट। इस ब्लॉक के अंदर 3 यूनिट हैं, 5, 6 और 7। 5 यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 नंबर का यूनिट, जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण संबंधी कार्यनीतियां सेकंड। और चलिए, आज के जो टॉपिक हमारे रहने वाले हैं उनसे हम रूबरू हो लेते हैं और उन्हें जानते हैं कि किन टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो मुख्य टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के क्या क्या कार्यक्रम हुए और क्या इसके मुख्य लक्षण हैं, इसकी मूल विशेषताएं सर्व शिक्षा अभियान की, सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य तथा उद्देश्य, मुख्य व्यूह रचनाएं, वित्तीय संबंधी मानदंड, सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालय तथा अन्य संबंधित सुविधाओं का विकास, मध्याह्न भोजन व्यवस्था तथा इसका सर्व शिक्षा अभियान में योगदान, सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सुमेलीकरण। तो आज के हमारे ये टॉपिक रहने वाले हैं। मुख्यतः हम जो आज डिस्कस करेंगे वह मेन जो टॉपिक है खासकर सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के मेन सुपर हीरो सर्व शिक्षा अभियान से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं कि भाई क्या कह रहे हो और कहाँ कहाँ से हमारे पेपर के लिए आप क्वेश्चन बनाने वाले हो। तो चलिए, सर्व शिक्षा अभियान हमारे सामने आ चुका है और हम जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम तथा इसके मुख्य लक्षण। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा की अभिगम्यता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ कार्य है। यानी कि बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बच्चों को पूर्णतः मिले, सुनिश्चित की जाए प्रारंभिक शिक्षा। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया और यह है केंद्र सरकार की स्कीम है, ना कि राज्य सरकार की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन, अवधारणा तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है ताकि बच्चे अनुकूल अधिगम स्तर प्राप्त कर सकें। इसका उद्देश्य लिंग संबंधी जो भी भेदभाव है और विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच जो अंतराल है उसको भी क्या करना था, समाप्त करना था। 1998 में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस की सिफारिशों के फलस्वरूप सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ 2001 में हुआ। तो क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब से हुआ, तो 2001 से हुआ। हालांकि बात कर रहा है कि यद्यपि संविधान के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसका अधिनियम 2002 में हुआ था, प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार करने की बात कही गई, परंतु एक अधिनियम के रूप में यह अगस्त 2009 में भारतीय संसद में पारित हुआ। क्या कह रहा है कि संविधान के लिए जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था 2002 में, जिसमें हमने बात की थी कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, भाग 3 में संविधान में, उस मौलिक अधिकार में 21 का मौलिक अधिकार में क्या किया गया, इसको जोड़ा गया और इसमें कह दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की। और इसी में क्या हुआ, 86वें ही संविधान संशोधन 2002 में जो हमारे संविधान के भाग 4 क में जो मोरल ड्यूटीज हैं, हमारी 10 मूल कर्तव्य थे, ठीक है, 10 मूल कर्तव्य थे, उन्हीं में एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि जो भी बच्चे के माता पिता या जो संरक्षक हैं वो नियमित रूप से अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, विद्यालय भेजेंगे। और एक और चीज कह रहे हैं कि अधिनियम के रूप में लाया गया। तो अधिनियम के रूप में तो भैया सबको पता ही है, अधिनियम के रूप में हमारा क्या आता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आरटीई एक्ट 2009 में। तो और इसको कब लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 को हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया। चलिए, इसके ऊपर डिटेल में और डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या आने वाला है इसमें। हाँ, सर्व शिक्षा अभियान की मूल विशेषताएं या लक्षण। सर्व शिक्षा अभियान की मूल विशेषताएं या लक्षण क्या है, तो इस कार्यक्रम की एक निश्चित समयावधि है, एक प्रॉपर इसका टाइम फिक्स किया गया कि इतने टाइम के अंदर जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण की प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। यह कार्यक्रम देश भर में गुणवत्ता युक्त बेसिक शिक्षा की अपेक्षाओं के प्रति उत्तर है कि क्वालिटी एजुकेशन की जो क्वालिटी वो बेहतर हो सके। बच्चों की शिक्षा में पंचायती राज संस्थाओं, विद्यालय प्रबंधन समितियों, ग्राम शिक्षा समितियों, अभिभावक अध्यापक संघ तथा स्थानीय जनता को सम्मिलित करने का एक प्रयास इसमें रखा गया। अब आपको ये कॉन्सेप्ट कुछ नए नहीं लग रहे होंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेसिक शिक्षा के बारे में,
या पंचायती राज संस्थाओं या विद्यालय प्रबंधन समितियों या ग्राम शिक्षा समितियों। क्यों? क्योंकि सिस्टमेटिक जैसे जैसे हमारे चैप्टर आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। तो वही एक चीज़ है कि अगर आप किसी भी पाठ्यक्रम, जैसे ये है 501, तो इसकी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सीक्वेंस से अगर देखोगे ना चीज़ों को तो ईजिली आपको क्या आएंगे, समझ में आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले आपने 5 नंबर का देख लिया। हालांकि सब अलग अलग टॉपिक हैं लेकिन एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट तो ये है आपसे कि आप इसे देखें तो सिक्वेंसली देखें तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए और इसके अंदर क्या बात कही गई। इसके अंतर्गत केंद्र, राज्यों तथा स्थानीय शासन की भागीदारी का स्वागत किया गया। इन सबके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम बच्चों में मानव योग्यताओं में सुधार लाने का अवसर प्रदान करता है, जो एक मिशन के रूप में समुदाय द्वारा स्वीकृत गुणवत्ता युक्त शिक्षा के प्रावधान के द्वारा होता है। यानी कि एक क्वालिटी एजुकेशन एक प्रोवाइड कराई जाए इस कम्युनिटी के लिए। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के क्या उद्देश्य रखे गए और क्या लक्ष्य थे। तो लक्ष्य क्या रखा गया कि सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है सन 2010 तक 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों को उपयोगी तथा संगत प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। कब चालू हुआ था? 2001 में। तो लगभग ये आपका रखा गया 10 साल का टारगेट रखा गया कि इन 10 साल के अंदर क्या करना है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा हो वो क्या हो, बच्चों तक पहुंच सके। और इस कार्यक्रम का एक अन्य लक्ष्य है विद्यालयों के प्रबंधन में समुदाय के सक्रिय सहयोग की सहायता से। यानी कि जो स्कूल का जो मैनेजमेंट है उसमें कम्युनिटी का क्या है, प्रॉपर तरीके से हेल्प ली जाए। और सामाजिक, क्षेत्रीय और लिंग संबंधी अंतर, तो इस वजह से क्या होगा कि जो लोगों में सामाजिक और क्षेत्रीय, रीजनल और जेंडर के आधार पर क्या है, लोगों में जो भेदभाव है और जो अंतर है वो क्या हो पाएगा, कम हो पाएगा। उपयोगी और संगत शिक्षा का अर्थ है एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की तलाश करना जो समुदाय से विमुख नहीं करती अपितु समुदाय के भाईचारे या एकता पर पनपती है। ठीक है, तो उपयोगी और संगत शिक्षा क्या कहती है कि समाज में एक दूसरी जाति के प्रति मनमुटाव ना पैदा हो, लोगों में एक दूसरे के मतलब विपक्ष में ना रहे लोग, बल्कि एक तरीके से ब्रदरहुड, भाईचारे से एक दूसरे की यूनिटी के साथ लोग आगे बढ़े। तो इस तरीके का मुख्य फोकस इसके अंदर रखा गया। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या रखा गया, लक्ष्य हो गया है। चलिए उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान देश में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लिए चलाया गया यह एक अनुभव अभियान है और इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अब आपको ये चीज़ बार बार क्लियर हो रही होगी कि सर्व शिक्षा अभियान क्यों चलाया गया। तो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण यानी कि हर व्यक्ति तक जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, क्षेत्रीय भेदभाव इस सब को हटाकर व्यक्ति तक प्रारंभिक शिक्षा पहुंचे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, इसलिए चलाया गया सन 2001 में सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, लक्ष्य हम बात कर चुके हैं ऊपर, अब हम बात करते हैं उद्देश्य। यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे विद्यालय में आए। जो बच्चे विद्यालय से बाहर हैं उन्हें विशेष विद्यालयों की योजनाओं जैसे कि शिक्षा गारंटी स्कीम तथा वैकल्पिक तथा नवाचारी विद्यालय प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत किया जाए। बैक टू स्कूल, वापस विद्यालय की ओर अभियान 2003 तक पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया था, जिसे बाद 2005 तक बढ़ा दिया गया। जो बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं उन बच्चों को वापस विद्यालय लाने के लिए एक अभियान चलाया गया 2003 में, बैक टू स्कूल, जिसको आगे बढ़ाकर 2005 तक बढ़ाया गया। ये भी इसमें उद्देश्य रखा गया सर्व शिक्षा अभियान में कि वर्ष 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की कम से कम अपनी प्रारंभिक शिक्षा तो पूरी कर लें। और इसमें एक और टारगेट रखा गया कि वर्ष 2010 तक सभी बच्चे 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लें। 8 वर्षीय शिक्षा से तात्पर्य कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक। कितने साल के बच्चे इसके अंदर शामिल होंगे? 6 से 14 वर्ष के बच्चे इसके अंदर शामिल होंगे। संतोषजनक गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा पर फोकस, जिसमें जीवन के लिए शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। यानी कि जो एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हो ना आप उनको, वो क्या करो, उनके लाइफ से रिलेटेड कराओ, जो उनके जीवन कौशल उनको सिखाए, लाइफ में जीना कैसे, ये चीज़ उनके अंदर आए। और इसके अतिरिक्त प्रारंभिक गुणवत्ता शिक्षा में लिंग भेद तथा सामाजिक अंतरों को पाटने तथा सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा की पूर्ति से पूर्व विद्यालय न छोड़ देने पर भी बल दिया गया। ज़्यादातर बच्चे क्या होते थे, क्लास के मिड में ही क्या करते थे, स्कूल छोड़ देते थे। और जब स्कूल छोड़ दोगे तो स्वाभाविक बात है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात भी की थी कि बहुत इसके लिए सरकार ने तमाम स्कीम चलाई। सरकार ने कहा कि बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं तो बच्चों को बाकायदा क्या दिया जाए, भैया वजीफा दिया जाए, 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से स्कूल में उनको पैसे दिए जाएँ कि अगर आप, क्योंकि उन्हें वो 75% वाला रेशियो है अटेंडेंस का, वो भी कंप्लीट करना था। तो इन चीज़ों पर गवर्नमेंट ने विशेष रूप से ध्यान दिया, लेकिन फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लेने से हिचकिचाते हैं, दाखिला ले भी लेते हैं तो विद्यालय नहीं आते हैं। और भी क्या व्यूह रचनाएं इसके लिए रखी गई सर्व शिक्षा अभियान के लिए। संस्थागत सुधार की इसमें बात कही गई।
इसमें कहा गया कि राज्यों की जो शैक्षिक प्रबंधन है, एजुकेशनल मैनेजमेंट, विद्यालयों का उपलब्धि स्तर, वित्तीय मामले, फाइनेंशियल इशूज जो भी है, विकेंद्रीकरण यानी कि तमाम चीज़ों पर ध्यान दीजिए, किसी एक चीज़ पर ध्यान न देकर अध्यापकों की भर्ती करने के लिए मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन करना, समुदाय स्वामित्व कम्युनिटी का बिल्कुल रोल रखना है आपको, राज्य शिक्षा अधिनियम, लड़कियों की अनुसूचित जाति, जनजाति तथा वंचित समूहों की शिक्षा तथा पूर्व बाल्यकाल देखभाल व शिक्षा समेत अपनी शिक्षा प्रणाली का एक वस्तुगत मूल्यांकन करना होगा। ये जितने भी पॉइंट पड़े हैं वो हमने क्या है इसके अंतर्गत ये विशेष रूप से बात कही गई थी। किसमें? तो ये इस बात कही गई थी, इसके कुछ प्रमुख मुख्य बिंदु रहे गए, कुछ प्रमुख मुख्य व्यूह रचनाएं रखी गई। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की बात कही गई, पैसों की अविच्छिन्न निधि की बात कही गई, कहाँ से आएगी? तो इसके लिए अनिवार्य है कि केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय भागीदारी में एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य हो। तो उसमें यह भी बात कही गई कि जो रेशियो है, एक तरीके से आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच फाइनेंस का जो रेशियो है कि आप कितने % खर्च करेंगे और हम कितने % करेंगे, कि लॉन्ग टर्म तक के लिए ये चीज़ हो। समुदाय स्वामित्व की बात करें तो विद्यालय आधारित कार्यक्रमों का स्वामित्व समुदाय के हाथ में हो, यानी कि जो स्कूल्स के जो भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं उसका मेन जो ओनरशिप हो वो किसके हाथ में हो? समुदाय के हाथ में। इसमें तेजी लाने के लिए महिलाओं, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को सम्मिलित किया जाए। और क्या बात कही गई इसमें? सांस्थानिक क्षमता निर्माण, तो इंस्टीट्यूशनल के लिए और बेहतर कैसे किया जाए, तो सर्व शिक्षा अभियान के लिए NUEPA और आपका NCERT, NCTE, SCERT, SIEMT, डाइट जैसे राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय संस्थाओं को क्षमता निर्माण में भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन सभी ने भी बाकायदा SSA में क्या किया था? SSA सर्व शिक्षा अभियान। हाँ, चलिए, तो ये बात करें इसमें। अगला कह रहे हैं गुणवत्ता में सुधार के लिए, तो क्वालिटी सुधारनी है। मुख्य धारा शैक्षिक प्रबंधन में सुधार लाना, तो संस्थागत विकास हो, नए उपागम यानी कि नई विधियां बाकायदा उपयोग में लाई जाए, जिससे कैसी हो जो निधियां हो, अच्छी प्रभावी हो बाकायदा और स्किलफुल हो, कुशल हो। पूर्ण पारदर्शिता के साथ समुदाय आधारित मॉनिटरिंग, तो सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में समुदाय आधारित मॉनिटरिंग प्रणाली का प्रयोग होगा। शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली, एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम EMIS और सूक्ष्म आयोजन तथा सर्वेक्षणों से प्राप्त समुदाय आधारित सूचना और विद्यालय स्तरीय आंकड़ों में समन्वय होना है आपस में। मतलब इन चीज़ों में क्या होना चाहिए? समुदाय जब इसको मॉनिटर कर रहा हो तो आपस में जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल्स हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। बस्ती आयोजन, बस्ती आधारित योजनाएं जिला योजनाओं का आधार बनेंगी, कोई खास पॉइंट नहीं है। समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व, तो कम्युनिटी को मेन रोल रखा गया कि अगर सब इनको जागरूक कर देंगे ना कम्युनिटी को, तो ये ही बच्चों को क्या करेंगे? विद्यालय भेजेंगे पढ़ने के लिए। तो जो सर्व शिक्षा अभियान वाला कॉन्सेप्ट है वो भी गवर्नमेंट की स्कीम क्या हो जाएगी? सक्सेस हो जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अध्यापकों तथा अभिभावकों के मध्य सहयोग की कल्पना की जाती है। जो पेरेंट्स हैं और टीचर हैं उनके मध्य क्या है? एक दूसरे की हेल्प करें, और बाकायदा अभिभावकों से यह उम्मीद की जाएगी कि वह क्या है? बच्चों को नियमित रूप से शिक्षा प्रदान करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय भेजें। लड़कियों की एजुकेशन को बाकायदा प्रायोरिटी रखी गई इसमें, और खासकर SC ST और माइनॉरिटीज वर्ग की जो बच्चियां थी उनके लिए। विशेष समूहों पर बल दिया गया। विशेष समूह से बात करें तो SC ST, माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक होते हैं, वंचित वर्ग है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इनको बाकायदा भागीदार बनाने पर फोकस किया गया। गुणवत्ता पर बल दिया गया कि एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो बेहतर होनी चाहिए। अध्यापकों का जो रोल है वो अच्छा होना चाहिए और मेन सेंटर में होना चाहिए। मतलब अध्यापक एक केंद्र की भूमिका निभाएगा। मतलब उनके डेवलपमेंट में क्या क्या और बेहतर हो सकता है बच्चों के में, इस चीज़ का रोल करेगा। जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना, सर्व शिक्षा अभियान के ढांचे के अनुसार प्रत्येक जिला अपनी एक जिला स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा योजना तैयार करेगा, जिसमें सभी प्रकार के किए गए निवेश जिनकी प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता है प्रतिबिंबित किए जाएंगे। तो जो भी इन्वेस्टमेंट हैं मतलब उनको सभी को देखा जाएगा। प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो भी किए गए, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होगी कि वो एक जिला लेवल पर प्रारंभिक शिक्षा योजना बनाए और उसको क्या करे? लागू करे। एक पॉइंट और अच्छा है ये सर्व शिक्षा अभियान में सरकारी व निजी भागीदारी। तो सरकार ने बाकायदा इसमें ये भी चीज़ रखी गई थी कि गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में माता पिता है क्या है, बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते,
ठीक है। तो और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो प्राइवेट स्कूल से निजी स्कूल हैं उनकी फीस ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर नहीं पढ़ाना चाह रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ निजी विद्यालय ऐसे भी हैं जिनकी जो शुल्क होती है वो सामान्य होती है और जहाँ गरीब बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है। आई थिंक गवर्नमेंट ने कह दिया ना कि 75% जो है वो आप अपने एडमिशन लीजिए प्राइवेट स्कूल में, और 25% जो है वो आपको मतलब हमारे बच्चों के मतलब जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए सीट रिजर्व रखनी ही पड़ेंगी आपको। इनमें कुछ इसकी एक फिल्म भी थी है ना, इरफान खान की, एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें वो आ, अपने लड़के के लिए एडमिशन के लिए जाता है शायद, वहाँ पर वो गरीब बन के एक बस्ती में रहता है क्योंकि इस कोटे से उसमें एडमिशन कराता है ना। कोई एक अच्छी फिल्म है तो मुझे मेमोराइज नहीं हो रही अभी। चलिए, सुविधाओं की कमी देखी गई और अध्यापकों को पूरा वेतन नहीं मिलता था। उन्होंने ये भी देखा कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, भैया ये भी चीज़ थी। और उन्होंने कहा कि जो एक गवर्नमेंट की स्कीम है, देखिए जरा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मॉडल है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप एजुकेशन की क्वालिटी सुधारना चाहते हैं, अगर आप एजुकेशन की क्वालिटी सुधारना चाहते हैं, आप पे पैसा है तो आप आइए, आपका स्वागत है। आप जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी क्षेत्र है आप उनको क्या कर लीजिए, हमसे लीज के तौर पर ले लीजिए। आप उसमें बेहतर से बेहतर डेवलपमेंट कीजिए। बेहतर डेवलपमेंट करोगे, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए बाकायदा, और जो क्षेत्रों को आप बेहतर करना चाह रहे हैं आप उसमें सुधार करिए। तो गवर्नमेंट देखिए आप बहुत से जितने भी सेक्टर थे उनको निजी हाथों में सौंप रही है। तो निजी हाथों में आप सौंप रहे हैं, वो एक अच्छा स्टेप है एक तरीके से। लेकिन वहाँ पर मामला क्या है कि सरकार इस तरीके की भी नियम और कानून बनाए कि वहाँ पर भी बाकायदा जो भर्तियों का जो प्रोसेस है वो सिस्टमेटिक तरीके से मतलब हो, वहाँ पर पारदर्शिता हो। जिस तरीके से गवर्नमेंट में होती है उसी तरीके से वहाँ पर हो, एक पर्टिकुलर एग्जाम्स हो, उसके लिए आयोग बने अलग से। तो वो खैर हालांकि अलग मैटर है। ठीक है, चलिए, सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित वित्तीय मानदंड क्या रखे गए, फाइनेंशियल रोल क्या रखा गया इसमें सर्व शिक्षा अभियान में। तो इसमें कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में कैसे पैसे देंगे। तो जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें कह दिया कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 85% और स्टेट गवर्नमेंट देगी 15। 10वीं पंचवर्षीय योजना में बात कही कि हम देंगे 75, सेंट्रल वालों ने कहा, और स्टेट वालों ने कहा कि हम देंगे 25। और बाद में आते आते ये हो गई 50-50, यानी कि दोनों कैसे देंगे, 50-50 देंगे। अब 50-50 देंगे तो आपको याद आ रहा होगा, जल्दी से मुझे ये बता दो कि शिक्षा जो है वह आपका किस सूची के अंदर आता है। मैंने कहा था संविधान की 7वीं शेड्यूल में, ये 7th शेड्यूल में बात है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है और समवर्ती सूची होती है। तो जो हमारा शिक्षा है किस सूची का विषय है, तो आप ये मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है, चलिए, तो ये फाइनेंस की बात रखी गई, यानी कि दोनों कैसे देती हैं, 50-50 पे करती हैं। और क्या बात रखी गई इसमें, तो सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालय तथा अन्य संबंधी सुविधाओं का विकास की बात कही गई। इसमें सबसे पहले तो यही रखा गया अल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशन, AIE, यानी कि वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा। तो सभी बच्चों में प्राथमिक शिक्षा की अभिगम्यता सुनिश्चित करने में वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा को एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि बच्चों को एक इनोवेटिव तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे और उन्हें, ठीक है, और जो सुविधा वंचित बच्चे हैं उनको भी आप साथ में लेकर काम करेंगे। लोक सेवा कार्य, सिविल वर्क्स, सब शिक्षा अभियान में लोक सेवा कार्य एक महत्वपूर्ण घटक है। इस घटक के अंतर्गत परियोजना का 33%, जो भी प्लान है, प्लान उसका 33% तक का एक बहुत भारी निवेश किया जा सकता है। यानी 33% क्या कर सकते हैं आप, निवेश कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जो सर्व शिक्षा अभियान है उसमें मतलब इसको बढ़ाने में हेल्प मिलेगी और जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो भी बेहतर होगी। ठीक है, नवाचारी क्रियाकलाप, तो इनोवेटिव एक्टिविटीज़ की जाएँ। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुछ ऐसे नवाचारी कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो बच्चों को विद्यालय की ओर खींचने, उन्हें वहाँ अध्ययन करते रहने में सहायक होते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि पूर्व बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ECCE। तो कुछ फुल फॉर्म ये आ रही है ना, इनको अलग से क्या कर सकते हैं आप, एक जो भी नोट्स बना रहे हो या जो भी उसमें जितने भी हैं इनको बाकायदा मार्क कर लिया करो, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी पेपर के टाइम पे। ठीक है, हो सकता है ये पूछ सकता है। लड़कियों की एजुकेशन की बात कही गई, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की बात कही गई, कंप्यूटर से शिक्षा दी जाए, ये भी बात कही गई। शोध तथा मूल्यांकन, यानी कि रिसर्च की जाए बाकायदा चीज़ों पर और मूल्यांकन किया जाए। इसके लिए क्या कहा गया, तो इसके लिए क्षेत्र आधारित मॉनिटरिंग के लिए बात कही गई और विशेषज्ञों का एक संघ बनाया जाता है। नियमित रूप से समुदाय आधारित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, शोध क्रियाकलाप किए जाते हैं, यानी कि रिसर्च पर एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जहाँ पर
महिलाओं की साक्षरता रेट जो है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, वहाँ पर विशेष रूप से कार्य किया जाए। SC और ST की जो बच्चियाँ हैं उनके लिए अलग से मॉनिटरिंग की जाए, ठीक है। और एजुकेशन मतलब शिक्षा प्रबंधन सूचना तंत्र है, इस पर बाकायदा अच्छे से खर्च किया जाए। तो ये भी इसके अंदर बात हुई। विद्यालय अनुदान, स्कूल के लिए क्या किया जाए, स्कूल के लिए बाकायदा जो अनुदान दिया जाता है गवर्नमेंट की स्कीम थी। इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को 2,000 रुपये अनुदान के रूप में यानी कि फंड दिया जाएगा, जिसमें से 1,000 रुपये वो विद्यालय पुस्तकालय की सुविधाओं में खर्च कर सकते हैं और बाकी के 1,000 रुपये जो भी खराब हो गए हैं उपकरण उनके मेंटेनेंस में वो खर्च कर सकते हैं, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान में। दूसरा, अध्यापक के लिए भी अनुदान की बात कहेगी कि टीचर को फंड मिलेगा। भैया, कक्षागत कार्य संपादन में सुधार लाने के लिए अध्यापक सहायक सामग्री के निर्माण के लिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं ना, उसके लिए आपको 500 रुपये फंडिंग दी जाएगी गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी जा रही है, तो जिससे आप जो भी आपके मैप खरीद रहे हैं, आपको चार्ट खरीद रहे हैं, वो आप खरीद सकते हैं। अध्यापन प्रशिक्षण, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करनी है, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य रखा गया। और इस परियोजना के अंतर्गत अध्यापकों को भी समय समय पर किसकी नीड होती है, ट्रेनिंग की, क्योंकि जो ट्रेंड टीचर होंगे ना वो बेहतर तरीके से बच्चों को, नई नई इनोवेटिव तरीके से बच्चों को टीच कर पाएंगे, ठीक है। तो टीचर्स की बाकायदा ट्रेनिंग चलती है। और अध्यापकों को जो प्रशिक्षण देने का कार्य सौंपा गया वो किस पर सौंपा गया, डाइट पर छोड़ा गया। जो अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है बाकायदा और जो भी कार्यक्रम है उनकी ट्रेनिंग के लिए वो तैयार करेगा। डाइट हुआ, BRC हुआ, CRC हुआ, NCERT, SCERT, इनके ऊपर हम बाकायदा बात कर चुके हैं, ठीक है। पहले वीडियो आई थिंक 3rd या 4th नंबर का वीडियो है, उसमें हम ये डिटेल में बात कर चुके हैं। दूर शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान का एक राष्ट्रीय घटक है। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा ये बाकायदा समर्थित है। और दूर शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का जो मुख्य कार्यभार सौंपा गया किसको, इग्नू को सौंपा गया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज, आई थिंक यही फुल फॉर्म है उसका, ठीक है। जिससे सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्या दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। तो जिससे बच्चे घर रहकर भी क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी कोर्स कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा जिसे बोलते हैं, यानी कि स्कूल नहीं जाएंगे आप तो भी आप एजुकेशन ग्रेड कर सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान में विभिन्न इंटरवेंशंस, ये मतलब जितने भी जो उसके कार्य नीतियाँ थी उनके बारे में बात। वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा, लोक कार्य, नवाचारी क्रियाकलाप, विद्यालय अनुदान बात की थी, वो जो 1,000 रुपये दे रहे थे। शोध तथा मूल्यांकन, रिसर्च एंड एवेल्यूशन, अध्यापक अनुदान जो टीचर को 500 रुपये दिए जा रहे थे। अध्यापक प्रशिक्षण, डाइट जो टीचर्स को ट्रेनिंग दे रही थी। दूरस्थ शिक्षा जिसके लिए इग्नू कार्य कर रही थी, ये बात हो गई। अब बात आई मध्याह्न भोजन की, मध्याह्न भोजन व्यवस्था, मिड डे मील की। आप इस बात से भली भांति अवगत होंगे कि मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, MDM व्यवस्था भारत में एक पर्याप्त रूप से लोकप्रिय स्कीम रही है, जिसका जो आरंभ किया गया था वो 1960 के दशक में हुआ था। और इस योजना के अनुसार सभी कार्य दिवसों पर बच्चों को निःशुल्क मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे विद्यालय में भूखे ना रहें। विद्यार्थियों के पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन है, जब आप स्कूल में खाना दोगे तो बच्चों के रजिस्ट्रेशन भी बढ़ेगा और अधिक से अधिक बच्चे कक्षा में उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त इस योजना के फलस्वरूप सभी जातियों के बच्चे एक साथ बैठकर क्या करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे, भोजन खाएंगे। इससे बच्चों में क्या होगा, समाजीकरण में वृद्धि होगी। मतलब एक तरीके से एक दूसरे की जातिगत जो भेदभाव है बच्चों में वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरा, उन्हें पौष्टिक आहार मिलेगा। तो जो कुपोषित हो जाते हैं बच्चे, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, उससे भी बाकायदा बच्चों को इससे निपटने में सहायता मिलेगी, ठीक है। अगला है प्राथमिक शिक्षा को पोषण संबंधी सहायता देने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार विद्यालयों को निःशुल्क अनाज देगी। गवर्नमेंट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको, स्टेट गवर्नमेंट को अनाज देगी तथा भोजन बनाने के लिए जो भी और अदर मटेरियल्स आपके उपयोग में आएंगे उनके लिए आप खुद ही हैंडल करिए उनको, क्योंकि अधिकांश राज्य सरकारें इस कार्य के लिए सहमति अतः भारत सरकार से प्राप्त अनाज बच्चों के माता पिताओं तक सरकार द्वारा पहुंचाया जाने लगा। इस प्रणाली को सूखे राशन का प्रावधान कहा गया। तो ऊपर से गवर्नमेंट जो भी अनाज देती वो बच्चों के माता पिता तक पहुंचा दिया जाता था। बाकी के जो मिर्ची मसाले धनिया वगैरह जो आते थे वो स्कूल स्टेट गवर्नमेंट देगी। परंतु नवंबर 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारों को दिशा निर्देश दिए, जिसके अंतर्गत सरकारों के लिए अनिवार्य हो गया कि वे बच्चों को पका हुआ भोजन ही देंगे। भैया अभी तक आप कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल्स दे रहे थे, अब आपको पका हुआ भोजन देना है, ये बाकायदा नियम बना दिया गया। और इस आदेश को जून 2002 से लागू कर दिया गया, परंतु अधिकांश राज्य सरकारों ने इसकी अवहेलना की। तत्पश्चात न्यायालय के लगातार दबाव के कारण और विशेषतः भोजन का अधिकार अधिनियम अधिगम के कारण राज्यों ने पका हुआ भोजन देना क्या कर दिया,
आरंभ कर दिया और आप आज देख सकते हैं कि हर स्कूल में क्या है, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन जिसे कहते हैं, वो बाकायदा बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है। उसका फिक्स एक मेन्यू भी है, एक मेन्यू रखा गया है कि उस मेन्यू में ये चीज़ें बाकायदा बच्चों को प्रोवाइड कराई जाएंगी, ये चीज़ें उन्हें खाने में दी जाएंगी। उपस्थिति बढ़ाने के लिए बात कही गई, कुछ उपचारात्मक उपाय बताए गए कि किस तरीके से स्कूल में उपस्थिति बढ़ा सकते हैं आप। इसके लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कि बच्चों के विद्यालय से बाहर रहने के कारण और कक्षा में उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रस्तावित सुझाव। तो बाहर रहने के कारण क्या थे, तो बच्चे को घर की आय बढ़ाने में कार्य करना पड़ता था। सुझाव क्या दिए गए, तो दिखा गया कि माता पिता को बोध कराना चाहिए कि बच्चे को विद्यालय में जाना बच्चे और माता पिता दोनों के लिए लाभदायी है, और बाकायदा उन्हें जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम उसका भी बताओ कि सरकारी नियम है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी, आप पे कानून बना हुआ है। तो बच्चों को स्कूल भेजने के लिए क्या हो जाएंगे, बेबस हो जाएंगे। एक तरफ पढ़ रहे हैं कि विद्यालय से बाहर रहने के कारण, दूसरे सुझाव थे निर्धनता गरीबी के कारण भी बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे। दूसरी तरफ बात करें तो शैक्षिक ऋणों में वृद्धि की जाए, बाकायदा मतलब जो बच्चों को आप स्कॉलरशिप वजीफा दे रहे हैं उसको थोड़ा और बढ़ाया जाए। घरेलू कार्य में सहायता देनी पड़ती है, इस वजह से बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे। तो माता पिता में जागरूकता लाओ भैया, अवेयरनेस लाओ। छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी है, माता पिता शिक्षा के महत्व को समझते नहीं है, तो ये सभी किसके माध्यम से कवर होंगे, ये सभी अवेयरनेस लाओ, माता पिता को शिक्षा के प्रति जागरूक करिए। स्कूल नहीं है आसपास तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर भी ध्यान दिया, तो स्कूल खोले गए। बच्चे की आयु इतनी कम है कि वो विद्यालय नहीं जा सकता, तो बाकायदा उसके लिए चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। विद्यालय में अध्यापन संतोषजनक नहीं है, तो उसके लिए केजी कक्षाएं बढ़ाइए। कक्षा में बार बार अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो सरकार ने प्रोन्नति स्कीम बनाई, शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कक्षा 1 से 8 तक किसी को फेल नहीं कर सकते हैं। बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, मन ही नहीं लग रहा है, पबजी में मन लग रहा है, तो भैया सरकार क्या करे। तो उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम को बच्चे की योग्यता और आवश्यकता के अनुसार डेवलप करा दीजिए, ठीक है। तो ये भी बात कही गई। बाकी की इससे पहले की जो PDF है 1 to 4 मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो और फाइनल जो मार्किंग वाले जो एरियाज़ हैं मेरा हाईलाइट किया हुआ वो आपको समझ आ जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और सर्व शिक्षा अभियान का सुमेलीकरण, तो 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो चुका है, ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अपने आसपास के ही कक्षा में क्या है 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान की बार बार हम बात कर चुके हैं, 2001 में प्रारंभ हुआ था और बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण की बात कही गई। कहा गया कि यहाँ पर 2010 तक इसको पूरा करना है, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक जो शिक्षा थी 8 वर्ष की वो पूरी देने की बात कही गई। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार का भी दर्जा दे दिया आर्टिकल 21A के तहत। तो ये तो हो जाता है हमारा यहाँ तक कंप्लीट। आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी, ठीक है। तो सपोर्ट करते रहिए, साथ बने रहिए, इसी तरीके से कारवा बढ़ता जाएगा आगे आगे, ठीक है। ख्याल रखिए सभी लोग, मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।